રાજકોટમાં લાપતા થયેલા આરપીએફના પીએસઆઈ આખરે ઘરે પહોંચ્યા। આરપીએફના પીએસઆઈ બલરામ ચૌધરીએ ઉચ્ચ અધિકારીઓના માનસિક ત્રાસથી લાપતા થયા હોવાનો ખુલાસો કર્યો છે। સાથે જ તેમણે ઉચ્ચ અધિકારીઓ પર અનેક ચોંકાવનારા આક્ષેપો પણ કર્યા છે। પીએસઆઈ બલરામ ચૌધરીએ જણાવ્યું કે ઉચ્ચ અધિકારીઓએ મારી ગોળી મારીને હત્યા કરવાનું ષડયંત્ર રચતા હું લાપતા થયો હતો। તેમણે અધિકારીઓ સામે પોલીસ ફરિયાદ કરી હોવાનું પણ જણાવ્યું। બલરામ ચૌધરીએ જણાવ્યું કે હું ન્યાય માટે સંસદમાં રજૂઆત કરીશ અને જો ન્યાય નહીં મળે તો સંસદ સામે જ પરિવાર સાથે આપઘાત કરીશ તેવી ચીમકી આપી। पीएसआई चौधरी लापता थवाना मामले फरी घर पर्या है, घर वापसी थई है। क्या है सर समग्र मामला? अभी क्यों लापता हुए थे? मैं पिछले 5 सालों से जो है बहुत ही पीड़ित हूँ। मैंने बहुत सारे आवेदन जो लिखे और हमने ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार, महिला आयोग, यहाँ तक कि कई पत्र जो है पीओ कार्यालय, सीपी ग्राम पर भी कंप्लेंट की। नहीं, मेरे जो स्टडी लीव के आवेदन जो हैं 6 साल हो गए हैं जिन पर अभी कोई कार्रवाई नहीं की है, जो भारतीय लोकतंत्र की जो है एक कमजोरी को दिखाता है कि अधिकारियों की मनमानी कितनी है कि 5-6 साल तक आवेदनों पर विचार। तो मुझे लगता है कि मेरे मरने के बाद ही उन पर विचार किया जाएगा। उस दौरान मुझे 4 चार्जशीटें दी गई। एक चार्जशीट में मुझे 2 बार पनिशमेंट दिया गया। उस चार्जशीट में 1.5 साल पनिशमेंट काट लिया, फिर निरस्त करके फिर दे दिया। और मैंने डीजी साहब से गुहार, मुझे मिलने में मुझे 5 साल लगे। डीजी साहब के यहाँ पहुंचने में मुझे 5 साल लगे। आप सोचिए कि भारतीय लोकतंत्र जैसे देश में अगर डीजी साहब के पास पहुंचने में, जबकि नियम यह है कि अगर कोई व्यक्ति पेशी की मांग करता है तो उसको जल्दी से जल्दी 3 दिन में उसकी पेशी हो जानी चाहिए। डीजी साहब ने आईजी प्रवीण सिन्हा साहब को आदेशित किया था 4 बार कि इनको ओआर में लेकर के इनकी ग्रीवांस का रिड्यूशन किया जाए, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं बुलाया। क्या वजह क्या थी लापता होने की? मुख्य वजह क्या थी? कोई किसी ने धमकी दी थी या मारने की धमकी दी थी, ऐसी कुछ बात आ रही है? मुझे पिछले 2 महीने से जो डीएससी साहब थे पवन कुमार श्रीवास्तव, बहुत ही अच्छे आदमी थे, लेकिन पता नहीं उनके दिमाग में, मन में किसने क्या भ्रम पैदा किया वो मुझे नहीं पता है। मुझे बहुत टॉर्चर कर रहे थे। मैं उनसे 2 महीने से मेरे माँ बाप का मकान जो जयपुर में रहने के लिए बना है वो बहुत परेशान है, और तो उसके लिए मैं छुट्टी के मुझे नहीं दी गई, जबकि सभी इंस्पेक्टर को 2-2 बार छुट्टी छोड़ दिया। डीएससी साहब खुद 2 बार छुट्टी चले गए, एसी साहब छुट्टी चले गए और मुझे कहा कि आप कहीं भी चले जाइए, मैं छुट्टी नहीं छोड़ूंगा। 5 तारीख को जब मैं उनसे मिलने गया, घर जाते वक्त उनसे बाहर मिला, तो उन्होंने कहा कि यहाँ किसकी परमिशन से आया है, आपके पास कोई लिखित परमिशन है यहाँ आने के लिए? मैं बोला साहब मेरी मजबूरी को समझिए आप, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे बूढ़े माँ बाप जो है इस कड़ाके की ठंड में जो वहां बारिश हो रही है वहां सो रहे हैं, आप कम से कम उन पर तो दया करिए। लेकिन बोला भाग जाए यहाँ से, तेरे को पीएसआई तो बना दिया, अगर यहाँ राजकोट में दिखाई दिया तो तेरे से गोली से मरवा दूंगा। तो फिर मैं घर चला गया। मैं रात भर सोया नहीं, सोचता रहा कि ये लोग जब मुझे पीआई से पीएसआई बना सकते हैं, यहाँ कानून का शासन है, नियम को मानते ही नहीं है, सब जो अधिकारी जो लिख देता है वही कानून है। तो मैं सुबह जब यहाँ से गया तो मैं बहुत परेशान था, और एक सज्जन ने मुझे पूछा कि बेटा क्यों परेशान हो? तो मैंने बोला कि अंकल कोई बात ऐसे ही परेशानी है। बोला बेटा बताओ तो सही। फिर मैं उनके साथ बैठ करके अहमदाबाद चला गया। और आप धमकी दी गई आपको, उसके हिसाब से आपने कोई पुलिस कंप्लेन की है? पुलिस का सहारा कोई लिया? देखो वो बड़े अफसर हैं, उनकी ही जो सुना जाएगा। हम छोटे गुलाम भारतीय हैं, हम गुलामों के कौन सुनने वाला है? नहीं, हमारे लिए कोई सुविधा है, हम सैटरडे संडे हमें छुट्टी के साथ नहीं मिलता, बोला आपको लागू नहीं है, स्टडी लिए हमको हम पढ़ नहीं सकते। तो डीएससी साहब बोलते हैं कि आपको तनख्वाह तो मिलती है ना, और आपको जो तनख्वाह मिलती है छुट्टी के लिए नहीं मिलती है, मतलब हमें कोई सुविधा नहीं दी जाती है। सुविधाओं की मांग करो, जैसे कोई एनओसी की देते हैं तो आपको किस नियम के तहत एनओसी चाहिए, और मुझसे ही नियम मांगते हैं, जबकि ये काम उनका है कि नियम कायदे कानून उनको आने चाहिए और मुझे बताना चाहिए कि खास करके जो आपको परेशान करने की सबसे बड़ी वजह क्या है? कुछ खास वजह तो होगी, आपको ही परेशान करना है, किसी और को नहीं। मुझे मैं ऐसा आरपीएफ में वेस्टर्न रेल में पहला व्यक्ति था जिसने स्टडी लीव की मांग की थी, और मुझे विभाग ने 3 साल की राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से एलएलबी करने की परमिशन दी थी लिखित में, और उसके नीचे जो कंडीशन लगाई वो नियम में नहीं। जो पार्लियामेंट हमारी जो संसद ने जो नियम पास किया उसमें वो एक भी शर्तें नहीं आती हैं, उन्होंने अपने मन से लगाई। मैंने कहा कि मुझे आप जो है स्टडी लीव नहीं देना चाहते, मुझे अब इतनी छुट्टी दे दीजिए, वो भी उन्होंने नहीं दी। मुझे 4 चार्जशीटें दी, 3 चार्जशीटों में मुझे 2 में पनिशमेंट खा लिया, तीसरी चार्जशीट में मैंने 1.5 साल पनिशमेंट खाया, उसको टेक्निकल आधार पर कर फिर मुझे दोबारा फिर पनिशमेंट दे, मतलब एक ही आधार पर दो। डीए ही तकनीकी आधार पर चार्जशीट को निरस्त कर सकता है, और
अपील अधिकारी को कोई पावर नहीं है कि उसको वो चार्जशीट को निरस्त करे। खास आपको जिसने धमकी दी गोली से उड़ा देने की, वो कौन थे या उसका डेजिग्नेशन क्या और पूरा नाम क्या है? डीएससी राजकोट पवन कुमार श्रीवास्तव साहब हैं और उन्होंने ही मुझे ये सब कहा और बहुत टॉर्चर किया। और जब मैंने आईजी साहब को फोन करता हूं तो वो मेरा नाम सुनकर फोन काट देते हैं। उसकी भी मैंने रोजनामचे में उनकी एंट्री की है। और मेरा पीएचडी का एग्जाम था 31 तारीख को, तो 3 महीने से मुझे एनओसी जारी, जबकि एनओसी का 15 दिन का नियम जारी है कि 15 दिन में एनओसी जारी कर दी जाएगी। 3 महीने बाद भी नहीं। मैंने 3000 रुपए की फीस भरी थी उसके एग्जाम के लिए, एंट्रेंस के लिए। और मैं देश के राष्ट्रवाद और देश की शिक्षा में अपना योगदान देना चाहता था कि मैं भी पीएचडी करूं, मैं भी देश के लिए कुछ करना चाहता हूं, लेकिन मुझे नहीं परमिशन दी गई। मैंने डीएससी अहमदाबाद को मैसेज किया तो उन्होंने कहा कि आप जो है फिर मैंने आईजी साहब को मैसेज किया तो वहां से कोई रिप्लाई नहीं आया। अब पुलिस का सहारा लेंगे अब? हाँ, मैं एफआईआर कराऊंगा उनके खिलाफ। और किस किस के ऊपर आप एफआईआर करेंगे? कौन से ओहदे पर है वो जो आप उसके ऊपर एफआईआर करेंगे? इसमें जो डीएससी पवन कुमार श्रीवास्तव, आईजीपीसी सिन्हा साहब और डॉक्टर हेमंत कुमार। क्या फरियाद क्या करेंगे आप? एफआईआर कैसे कराएंगे? मुझे मेंटली और फिजिकली असॉल्ट जो मुझे किया गया है उसके संबंध में, और मेरा जो अभी के जो मुझे फ्यूचर जो दिखाई दे रहा है वो ठीक नहीं है। ये लोग मुझे कोई भी षड्यंत्र के तहत जो भी रच रहे हैं डीएससी साहब, और कोई भी एलिगेशन लगा करके मुझे नौकरी से भी निकाल सकते। जो अभी मेरा जो परिवार है वो सुरक्षित रहे। मैं माननीय हमारे देश के यशस्वी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उनसे गुहार लगाता हूं कि मुझे और मेरे परिवार की रक्षा की जाए। मैं जानता हूं कि लोग मुझे बोलते हैं कि आप बड़े मोदी भक्त हो, आप बड़ी मोदी की प्रशंसा करते हो, तो आज मैं अपने परिवार के लिए और अपने जान माल की सुरक्षा की माननीय प्रधानमंत्री से गुहार करता हूं कि वो मुझे और मेरे परिवार को बचाए। मैं चाहता हूं कि मेरे साथ जो अन्याय हुआ और दोषी अधिकारी उन सबके खिलाफ कार्रवाई की जाए और मुझे न्याय दिया जाए। अगर मुझे न्याय नहीं दिया गया तो मैं पार्लियामेंट के सामने मैं और मेरे बूढ़े माँ बाप और पत्नी के साथ आत्मदाह कर लूंगा। मेरे पास अब कोई चारा नहीं है। जी, ચોક્કસથી વાત કરવામાં આવે તો આરપીએફ જે પીએસઆઈ છે તેની જે વેદના છે તેની એ વ્યક્ત કરી છે। ઘણા દિવસથી તે લાપતા હતા, પરંતુ આજે તેની ઉપર ફરી ઘર વાપસી તો થઈ છે, પરંતુ એ તેની ઉપર જીવનું જોખમ છે। જો આગામી દિવસોની અંદર તેને ન્યાય નહીં મળે તો પાર્લામેન્ટની સામે પરિવાર સાથે તે જે આત્મહત્યા કરવાની પણ તેની ચીમકી ઉચ્ચારી છે। કેમેરામેન પ્રતિક લીંબાણી સાથે ચેતન ઠકરા, GS